जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके सामने एक बार पुनः ब्लड का वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो के टॉपिक का नाम है रक्त का थक्का बनने की क्रियाविधि। तो आज हम आपको बताएंगे कि हमारी बॉडी में अगर कट पिट जाता है तो रक्त का थक्का कैसे बन जाता है, माने ब्लड कैसे क्लॉट करता है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो जो सामान्य कट पिट के निशान होते हैं उसमें 2 से 3 मिनट के अंदर जो है आपका रक्त का थक्का बन जाता है और रक्त बहना बंद हो जाता है हमारे शरीर से, जिससे हम लोग एनीमिक होने से यानी ब्लड की कमी होने से हमारी बॉडी बच जाती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रक्त का जब थक्का जमता है तो उसके ऊपर एक पपड़ी बन जाती है और पपड़ी जब बन जाती है तो कुछ समय बाद पपड़ी बनने के बाद हल्का सा पतला पीला एक द्रव निकलता रहता है। उस द्रव का नाम सीरम है। तो यहाँ तक हम आपको अल्टरनेट वीडियो के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये देखिए आप, रक्त में मैंने लिखा है, ये नंबर वाइज करके लिखा है। तो पहला जो है मैंने लिखा है प्रोथ्रोम्बिन निष्क्रिय एंजाइम के रूप में यह पदार्थ ब्लड में पाया जाता है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन के रूप में पाया जाता है, ये भी हमारे ब्लड में पाया जाता है। एंटी प्रोथ्रोम्बिन या इसी को हम लोग हिपैरिन भी कह सकते हैं, प्रोटीन हमारे ब्लड में पाई जाती है। कैल्शियम आयन, चूंकि ये धातु है और ये ब्लड में सीमेंट की तरह काम करता है। और प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन भी हमारे ब्लड में पाया जाता है। ये सब पदार्थ जितना मैंने लिखा है, ये सभी पदार्थ ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ब्लड के जमने में सहायता करते हैं। अगर कट पिट जाता है तो ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी के अंदर ये पदार्थ ब्लड क्लॉटिंग करा देते हैं। अगर नॉर्मल पर्सन है तो ऐसा नहीं होता है, ब्लड क्लॉटिंग हमारी बॉडी में नहीं होता है। कभी कभी चोट लगने से ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। तो ब्लड क्लॉटिंग ये कैसे करता है, ब्लड हमारे बॉडी में ब्लड कैसे जम जाता है कभी कभी चोट लगने से, या कट जाए तो बाहर ब्लड निकलते समय कुछ समय के बाद 2 से 3 मिनट के बाद ये जम जाता है। इन्हीं सब के बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो ये सारे पदार्थ जो है हमारे ब्लड में पाए जाते हैं और ब्लड की क्लॉटिंग को, ब्लड के जमने की प्रक्रिया को हम 3 स्टेप्स में समझेंगे। ये सामने 3 स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं आपको। इन्हीं 3 स्टेप्स को आप ध्यान रख लेंगे तो ब्लड के जमने की प्रक्रिया, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग या कोगुलेशन को बहुत अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। तो चलिए स्टेप नंबर 1 में बात करें। स्टेप नंबर 1 में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो मैंने ये मार्क किया है रेड से मार्क किया है, ये 3 जो सब्सटेंस यानी पदार्थ बनते हैं हमारी बॉडी में कट के बाद या घाव लगने के बाद, ये जो 3 पदार्थ बनते हैं ये हमारे बॉडी के ब्लड क्लॉटिंग में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो इन्हीं तीनों पदार्थों को बनाने के लिए ही सारी प्रक्रिया मैं समझाऊंगा, जिसको ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। तो ये 3 पदार्थ बनने हैं, तो देखते हैं कि ये तीनों पदार्थ कैसे बनते हैं हमारी बॉडी में, इनको आप ध्यान देंगे बस। तो चलिए स्टेप नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। प्लेटलेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये 3 ब्लड कार्पल्स होते हैं, ब्लड रक्त कणिकाएं होती हैं। तो जो प्लेटलेट होता है इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो होता क्या है कि जब कटता है हमारी बॉडी में, कहीं कट पिट का निशान हो जाता है और ब्लीडिंग होने लगती है, तो उस समय ये प्लेटलेट जो है हवा के संपर्क में आती है, वायु के संपर्क में आती है और प्लेटलेट फैक्टर 3 बना लेती है। प्लेटलेट फैक्टर 3 एक प्रकार का प्लेटलेट्स ही है, लेकिन वायु के कांटेक्ट में आने पर यह पदार्थ बनता है।
तो ये जो पदार्थ आप देख रहे हैं ये प्लेटलेट्स ही है, लेकिन ये हवा के संपर्क में, वायु के संपर्क में आने पर बनता है। इसके बाद हमारे ब्लड में प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन पाई जाती है, और ये प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन और प्लेटलेट फैक्टर 3 की उपस्थिति में ये थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ बना लेता है। तो पहला पदार्थ आपने देख लिया कि कैसे बना है, एक बार पुनः देख लीजिए। प्लेटलेट जब वायु के संपर्क में आती है, कटने के बाद वायु के कांटेक्ट में आ जाएगी तो प्लेटलेट फैक्टर 3 बना लेगी। ये कुछ नहीं है, केवल प्लेटलेट से ही है, लेकिन वायु के संपर्क में आने पर यह बनता है। इसके बाद प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन नामक जो पदार्थ हमारे ब्लड में है, ये कैल्शियम आयन और प्लेटलेट फैक्टर 3 की उपस्थिति में, इन दोनों पदार्थों की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। तो पहला पदार्थ हमने बना दिया थ्रोम्बोप्लास्टिन, इस प्रकार से बनता है। हमारे कटपिट के निशान पर, घाव के निशान पर यह पदार्थ बन गया। इसके बाद हिपैरिन कैल्शियम आयन और ट्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में हिपैरिन निष्क्रिय पदार्थ में बदल जाता है। जब इन पदार्थों की उपस्थिति होगी तो ये हिपैरिन सक्रिय हो जाएगा। कुछ नहीं, केवल पहले सक्रिय था, बाद में निष्क्रिय हो गया। हिपैरिन पहले सक्रिय था, बाद में क्या हो गया? निष्क्रिय हो गया। तो इन पदार्थों की उपस्थिति में हमारा हिपैरिन क्या हो गया? निष्क्रिय हो गया। अब हिपैरिन निष्क्रिय हो गया तो फिर आगे देखिए, प्रोथ्रोम्बिन जो हमारे ब्लड में निष्क्रिय एंजाइम के रूप में पहले से ही मौजूद है, थ्रोम्बोप्लास्टिन ये जो पदार्थ बना है, थ्रोम्बोप्लास्टिन की उपस्थिति में ये थ्रोम्बिन में बदल जाएगा, और थ्रोम्बिन एक सक्रिय पदार्थ है, ये भी हमारे ब्लड में बन गया। इसके बाद स्टेप नंबर 3 में देखें, फाइब्रिनोजन जो हमारे ब्लड में घुलनशील प्रोटीन के रूप में मौजूद है, इस थ्रोम्बिन पदार्थ की उपस्थिति में फाइब्रिन नामक पदार्थ बना लेता है, और यह फाइब्रिन नामक पदार्थ अघुलनशील तंतुमय प्रोटीन के रूप में होती है, जिसको हम जाल भी कह सकते हैं। तो लास्ट में जाकर के ये पदार्थ बन जाता है ये फाइब्रिन घाव के ऊपर जाल बना लेता है। फाइब्रिन एक जाल ही है। तो ये जाल कैसे बनता है मैं दिखा दे रहा हूं। जिससे मान लीजिए यहाँ पर कट गया और ब्लीडिंग होना शुरू हो गई, तो जनरली 2-3 मिनट के बाद ये निकलना, ब्लड का निकलना बंद हो जाता है। तो होता क्या है कि इसके ऊपर लास्ट में ये फाइब्रिन जाल के रूप में बन जाती है। ये जाल बन गई। जब जाल बन जाएगा, ये जाल नुमा स्ट्रक्चर बन गया, फाइब्रिन जाल नुमा स्ट्रक्चर के रूप में हो गई करता है। इसके बाद यहां से जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तमाम प्रोटीनें निकल रही थी, ये इस जाल में न जाकर के वहीं पे फंस जाएंगे और ब्लड में ही ये रह जाएंगे। लेकिन सीरम चूंकि इनसे बहुत लिक्विड के रूप में होता, बहुत पतला होता है, लिक्विड है, द्रव के रूप में, तो ये कुछ समय के पश्चात, पपड़ी बनने के कुछ समय के बाद ये निकलता रहता है लिक्विड सीरम। तो फाइनली इसका भी निकलना बंद हो जाता है जब ये सूख जाती है पपड़ी, तब, जिसको कहते हैं कि घाव भर गया। यहां पे मैंने लिखा है फाइब्रिनोजन एक घुलनशील प्रोटीन के रूप में हमारे ब्लड में होती है। थ्रोम्बिन पदार्थ की उपस्थिति में फाइब्रिन नामक अघुलनशील तंतुमय प्रोटीन के रूप में बदल जाती है, जो एक जाल का रूप होती है। इसके बाद सीरम के बारे में आप समझ लीजिए। सीरम फाइब्रिन के थोड़ा सा सूखने पर, फाइब्रिन मीन्स होता है जाल, जो घाव के ऊपर जाल बना हुआ है,
इसी जाल को हम लोग फाइब्रिन कहते हैं, एक प्रकार की प्रोटीन है कि थोड़ा सा सूखने पर, जब हवा लगता रहेगा थोड़ा सा सूख जाएगी, घाव या चोट के ऊपर से हल्का पीला द्रव निकलने लगता है जिसको हम लोग सीरम कहते हैं। और शेष पदार्थ जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एवं ब्लड के अन्य इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वे सारे उसमें फंस कर ब्लड में ही रह जाते हैं और कुछ समय के बाद ब्लड का निकलना बंद हो जाता है। तो इस तरीके से ब्लड का जमना हम लोग समझ लिए। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही।